आज का एक नया विषय ये है कि भारत ने G20 के सम्मेलन में ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीकन यूनिटी यानी जिसमें 54 देश अफ्रीका के हैं उनकी एंट्री करा दी थी। और इस प्रकार से G20 में कुल G20 में नई दिल्ली समिट में कुल 21 सदस्य G20 में हो गए हैं। और एरिक ओगेवलेस्बी ने ग्लोबल साउथ का टर्म उन्होंने बनाया था। उनके अनुसार साउथ हमेशा शासित रहा है और इसकी उत्तर के राज्य हमेशा उसके ऊपर शासन करते रहे हैं। ग्लोबल साउथ की जो जनसंख्या है वो लगभग दुनिया की जनसंख्या की 85% है और लेकिन उनका कुल ग्लोबल जीडीपी में योगदान मात्र 39% है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल नॉर्थ में 39 लगभग 15% लोग हैं और वो लगभग 60% के आसपास जीडीपी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ग्लोबल साउथ हमेशा ही उपेक्षित रहा है और अब G20 के सम्मेलन में जब ग्लोबल साउथ को एंट्री मिल गई है तो शायद इससे तेज़ी से ग्लोबल साउथ का विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर UN, WTO तथा अन्य भारत और चीन साउथ ग्लोबल साउथ को विभिन्न प्रकार से उठाते रहे हैं और इनका जो प्रकरण है उसको विश्व मंचों पर लगातार दोहराते रहे हैं, इनकी भूमिका को भी दोहराते रहे हैं। ये बात दूसरी है कि चीन इन शक्तियों का प्रयोग करके यूनाइटेड नेशंस में इनकी संख्या पा करके और इनकी संख्या बल पा करके वो अपने अनुसार निर्णय दिलवाता है, जिससे कि अफ्रीका जो अमेरिका है वो जो पूरे दुनिया में एक ऐसा देश बना हुआ है जो कि गाइड करता है सभी को, वो चौधरी ना बन पाए। इस प्रकार से अमेरिका की नीतियों को कंट्रोल करने के लिए चीन इसका प्रयोग अधिक करता है। भारत भी इसका प्रयोग कर रहा है और भारत ने जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें भारत में तमाम जो डायस्पोरा हैं जो भारतीय मूल के नागरिक हैं वो 46 देशों में लगभग 30 लाख की जनसंख्या है जो कि दक्षिण के देशों में स्थित हैं। और भारत चाहे तो 21वीं शताब्दी से ही भारत वहाँ पे बसने लगा था और ऐसी दशा में भारत अगर ये चाहता है कि वहाँ हम दक्षिण ग्लोबल साउथ या अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में या अन्य देशों में हम अपनी ताकत बढ़ाएं, वहाँ पे ढेर सारा उपनिवेश करें तो निश्चित ही भारत विकास कर सकेगा। लेकिन भारत अभी ये करने में असफल रहा। अभी तक 10 वर्षों में चीन ने वहाँ पर बहुत अधिक विनिवेश किया है और उनके वोट्स हैं असेंबली में, जनरल असेंबली में लेकर के उसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया है और वहाँ की लोकल राजनीति पर भी उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है और इतने ज़्यादा ऋण दिए हैं कि सभी देश ऋण के बोझ से वहाँ पर फंसे हुए हैं। भारत जो मदद करता है वो भारत की मदद का सिद्धांत है कि एनर्जी सेक्टर में मदद करता है, फूड सेक्टर में मदद करता है और मेडिकल सेक्टर में जैसे कोविड-19 था उसमें बीच मदद करता है और इसके अलावा वो क्लाइमेट चेंज में मदद करता है, पब्लिक हेल्थ में मदद करता है। इन सभी चीज़ों में भारत दक्षिण अमेरिका पर जो ग्लोबल साउथ है उसमें मदद कर रहा है। इस बारे में बात जान लेनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ख़ास तौर से अमेरिका यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और भारत के राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में नैम की स्थापना की थी, निर्गुट शिखर सम्मेलन। यानी भारत का जो रोल था वो दुनिया में केवल निर्गुट रहेगा, यानी दुनिया 2 ध्रुवीय थी और उसमें किसी भी ध्रुव की तरफ वो नहीं जाएगा, ना भारत की तरफ, ना तो अमेरिका की तरफ और ना ही सोवियत रूस की तरफ। लेकिन अब जो नया भारत है वो एक अलग तरीके का भारत है और इसमें ये भारत जो है वो दुनिया का मित्र है।
ख़ास तौर से जो खाद्यान्न की समस्या पैदा हुई है वो दुनिया के देशों को खाद्यान्न भी दे रहा है, और इसके अलावा तमाम गरीब देशों को वो अपनी जो कोविड-19 की वैक्सीन थी उसे भी उसने दिया है। इस प्रकार से भारत ने ये वहाँ पे रोल किया है। और लेकिन जहाँ तक चीन का संबंध है, चीन अपनी बेल्ट रोड इनिशिएटिव और उसके अपने जो लक्ष्य हैं ढेर चेकबुक डिप्लोमेसी, यानी कि ढेर सारे देशों को उसने उधार दे करके सबको एक तरह से बंधक सा बना लिया है और एक प्रकार से आर्थिक उपनिवेश बना लिया है। तो पहली बार चाइना ने ग्लोबल साउथ में इस साल सबसे ज़्यादा व्यापार अभी दूसरी तिमाही तक ही पूरा कर लिया है। ये पहली बार भारत, चीन और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन और तेज़ी के साथ ग्लोबल साउथ को मदद कर रहा है, और इस मदद के पीछे उसकी मंशा ये है कि वहाँ के शासनों का, वहाँ के संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन करें और वहाँ अपना सत्ता जमाएं। अगला ये है कि भारत भी तेज़ी से प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी जो प्रयास भारत का है उसमें ये दिखता है कि भारत लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और इन सब देशों में मिला करके उसने मात्र अपने व्यापार का 19.4% ही एक्सपोर्ट किया है, और जबकि चीन 50% से ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट का वो इन देशों को कर चुका है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो भारत USA और यूरोपियन यूनियन तथा जापान के साथ कुल व्यापार उसका 41.5% रहा है। जाहिर सी बात है कि भारत 21वीं सदी से इन ग्लोबल साउथ में एक्टिव रहा है, और उसके ढेर सारे 30 लाख लोग वहाँ पर फैले हुए हैं जो कि बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, और बहुत सी अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम अपने अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा करने के लिए इन देशों को हम ढेर सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। और ये डायस्पोरा जो हमारा 30 लाख का है, वहाँ पर पीने के पानी में कर सकता है, उपयोग कर सकता है, और ग्रामीण वित्त में कर सकता है, ऊर्जा में कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकता है, शुगर में कर सकता है। तो इन सभी क्षेत्रों में, सीमेंट में कर सकता है, इन सभी क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं बनी हुई हैं। तो भारत को ये चाहिए कि भारत जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों के मुताबिक तत्काल ग्लोबल साउथ में पहुँचे और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विनिवेश करे, और ताकि उसे अगले समय में उसको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला, रिटर्न मिलने वाला है। वो ऐसी आशा हम करते हैं कि भारत शीघ्र ही ऐसा प्रयास करेगा। थैंक यू वेरी मच।